बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको इमरान खान की कल की तकरीर का वो हिस्सा सुनाएंगे जिनमें वो बताएंगे कि इन 3.5 सालों में पाकिस्तान कहां से कहां पहुंचा है। पाकिस्तान जो पिछले 75 सालों में नहीं बन सका वो इन 3.5 सालों में बना है। ख़ास तौर पर रिकोडेक के हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरी है पूरे पाकिस्तान के लिए। इस वीडियो को देखकर आप जान सकेंगे कि मुल्क दुश्मनों को इतनी तकलीफ क्यों है कि अगर इमरान खान को ना हटाया गया तो आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा होगा। पाकिस्तान किसी भी ताकत का मोहताज नहीं होगा। तो आपको इमरान खान की तकरीर का वो हिस्सा सुनाते हैं और फिर फैसला आप खुद कर लीजिएगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो मैं अपने पाकिस्तानियों में अब आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि इस मुल्क ने आगे कैसे बढ़ना है। इस मुल्क ने आगे कभी भी दूसरी सुपर पावर्स के सामने झुक के अपनी गैरत खत्म करके गुलाम बन के ये आगे नहीं बढ़ेगा। ये आगे तब बढ़ेगा जब हम अपने पांव पे खड़े होंगे। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये 3.5 साल में जो हमने किया है, सिर्फ और सिर्फ कोशिश हुई है कि पाकिस्तान अपने पैर पे खड़ा हो। और मैं आपको बताऊंगा क्या क्या किया। लेकिन सबसे पहले लोग कहते हैं जी आपने क्या किया 3.5 साल में। आज दरगई के नौजवानों और बुजुर्गों, ये गवाही देना जो मैं आपको बताने लगा हूं कि कभी पाकिस्तान की तारीख में 3.5 साल में किसी हुकूमत ने वो काम नहीं किए जो हमने किए हैं। मैं चैलेंज करता हूं आज, और मैं अभी आपको गिनाता हूं कि हमने किया क्या। लेकिन सबसे पहले मैं अल्लाह का खास शुक्रगुजार हूं कि उसने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और मेरे अल्लाह के सामने मुझे सुरखरू किया। क्योंकि मैं 3 साल से जद्दोजहद कर रहा था कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेहुरमी होती थी, बेहुरमती, उनकी शान में जो गुस्ताखी होती थी, उनके ऊपर जो कार्टून बनाए जाते थे, जो खाके बनाए जाते थे, पाकिस्तान में हम तोड़ फोड़ अपनी करते थे, पुलिस उनको नुकसान पहुंचाते थे। बेचारे कई पुलिस वाले शहीद हुए, कई जख्मी हुए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं बार बार इनको कहता गया कि मैं आपकी ये जंग लड़ूंगा और इंशाल्लाह जीत के दिखाऊंगा। और मेरी टीम, मेरे फॉरेन ऑफिस, मेरी टीम, हमने हर फोरम पे यूनाइटेड नेशंस में जाके मैंने तकरीर की। पहली दफा जब भी मैंने यूएन में तकरीर की, मैंने बात की जो इस्लामोफोबिया, यानी जो इस्लाम के खिलाफ जो नफरतें हैं, और वो जाहिर कैसे होती हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे, फिर इस्लाम और दहशतगर्दी को एक ही कर देते थे। तो मैंने हर फोरम पे मैंने अपनी आवाज बुलंद की। और मैं इसलिए अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैं अपने नबी और अपने अल्लाह के सामने सुरखरू हुआ कि पहली दफा यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन पास की कि 15 मार्च हर साल दुनिया में यूनाइटेड नेशंस में इस्लामोफोबिक के खिलाफ दिन बनाया जाएगा। मैं अब ये सवाल पूछता हूं, फजल रहमान 30 साल से आप दीन के नाम सियासत कर रहे हैं। मुझे बताएं कि कभी आप इसके करीब भी पहुंचे? कभी आपने बाहर जाके बात की? मुझे ये दोनों जमातों के सरबराह बताएं कि 30 साल से आपको मौके मिले यूनाइटेड नेशंस में जाके बात करें जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। कभी आपके मुंह से इस्लाम का भी नाम निकला? नहीं निकलना था, क्योंकि आपको खौफ है कि वो आपको कोई इंतहा पसंद ना बना दें। ये कभी
ये कभी वो लोग जो कि अपने पैसे की बाहर रखे हुए पैसे उनकी फिक्र करते हैं, कभी नहीं कर सकते थे। तो मुझे सबसे पहले तो इसका है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हमारी तारीख में पहली दफा यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमने केस लड़ा, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, 55 से ज्यादा मुसलमानों का, तकरीबन 1.5 अरब दुनिया में मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानियों ने केस लड़ा और हमने मुसलमानों का केस जीता। दूसरी चीज कोरोना सारी दुनिया में आया, सबसे बड़ा, एक सदी में सबसे बड़ा दुनिया का बुरान था। मेरे पाकिस्तानियों, आज दुनिया मानती है कि जिस तरह पाकिस्तान ने अपने लोगों को और अपनी माइशत को जिस तरह हमने कोरोना से बचाया, दुनिया अब हमारी मिसाल देती है। दुनिया में 3 मुल्कों में सबसे बेहतर हमारी पॉलिसीज थी। अब मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान अपने पैर पे कैसे खड़ा हो रहा है। पाकिस्तान तब अपने पैर पे खड़ा होगा जब हमारी आमदनी बढ़ेगी, हम अपने खर्चों को खुद अपनी आमदनी से पूरा कर सकेंगे, हमें कर्जे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस रास्ते पे 3.5 साल में आपका मुल्क निकल चुका है। किसी ने वो नहीं किया 3.5 साल में। और मैं आज अपने जितने मेरे मीडिया के लोग हैं, मैं आज अपने मीडिया के लोगों से भी पहले ये बताने से पहले बात करना चाहता हूं कि देखिए, मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है जमहूरियत में। मीडिया का काम होता है लोगों को शऊर पैदा करे। अमर बिल मारूफ सबसे ज्यादा जरूरत और जिम्मेदारी मीडिया की होती है कि अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मीडिया में कई मीडिया हाउसेस के ऊपर पैसा चल रहा है और कईयों के ऊपर बाहर से पैसा चल रहा है। और मैं आप पाकिस्तानी अवाम पे छोड़ दूंगा कि खुद जब आप ये मीडिया को देखेंगे तो ये वो डाकुओं के साथ खड़े हुए हैं जो जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं। क्या ये है कोई बाहर की कुव्वत अगर गिराना चाहे पाकिस्तान में तो कितना आसान है, 20 लोगों के जमीन खरीद ले, गवर्नमेंट गिर गई। तो ये मीडिया में आपसे सवाल पूछता हूं कि वो जो लोग इनके साथ खड़े हैं, इन चोरों के साथ, आप ये समझ जाएं कि कौम आपको देख रही है। ये जो वक्त आया है जिधर 2 तरफ खड़ी होगी ये कौम, मीडिया का भी वो फैसला कर रही है कि कौन सा मीडिया बिकाऊ है और कौन सा अपने मुल्क और अपने लोगों के साथ खड़ा है। तो मैं आज मीडिया को कहता हूं, नौजवानों, कभी कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी एक्सपोर्ट्स ना बढ़े। जब तक आप दुनिया को ज्यादा माल बेचेंगे नहीं तो डॉलर कैसे आएंगे। तो सबसे पहले चैलेंज मैं करता हूं, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हमारे जमाने में बढ़ी हैं, इसका कोई इससे पहले मिसाल नहीं। सारे हमने एक्सपोर्ट्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तारीखी एक्सपोर्ट्स किए हैं पाकिस्तान में। आपके पास मोबाइल फोन होगा, उसमें गूगल करके देख लें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, जो मैं कह रहा हूं वो सच निकलेगा। टैक्सेस होंगे तो आपके ऊपर पैसा खर्च करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्स हमने इकट्ठा किया है, 6000 अरब रुपया। कभी से पहले किसी ने इतना टैक्स इकट्ठा नहीं किया। तो यानी कि दौलत में इजाफा हो रहा है। फिर बाहर से जो डॉलर्स हमें बेचते हैं हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी, इस मुल्क की तारीख में कभी इतना ज्यादा पैसा डॉलर्स बाहर से पाकिस्तान में नहीं आए जो अब आए हैं। रेमिटेंस रिकॉर्ड। फिर सुनते जाएं, ज़राई इस्लाहत हमने की। आज 5 बड़ी जो फसलें हैं पाकिस्तान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गंदम सबसे ज्यादा रिकॉर्ड, चावल रिकॉर्ड,
गन्ना रिकॉर्ड, मकई रिकॉर्ड, आलू रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा हमने फसलें किया, ये भी अपने मोबाइल पे चेक कर लें। फिर जो नौजवानों आपका मुस्तकबिल है आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हमने अपनी आईटी की एक्सपोर्ट्स 75% बढ़वाई है 2 सालों में, और इंशाल्लाह जो टेक्नोलॉजी जोन्स बनाई हैं ये मुल्क सबसे आगे निकल जाएगा क्योंकि हमारे पास नौजवान आबादी है। फिर कंस्ट्रक्शन, पाकिस्तान की तारीख में जो हमने कंस्ट्रक्शन में पैसा दिया है, जो उनकी मदद की है, जो सब्सिडी दी है, जो इंसेंटिव, वो कभी पहले नहीं था। उसकी वजह से 1500 अरब रुपए का कंस्ट्रक्शन के अंदर पैसा आया। उसकी वजह से 30 फैक्ट्रियां चलनी शुरू हुई। हमने कंस्ट्रक्शन के साथ साथ बैंकों के साथ मिलकर पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में वो लोग जो तनख्वाहदार थे, जो कभी अपना घर नहीं बना सकते थे, पहली दफा पाकिस्तान के बैंक का पैसे दे रहे हैं आम लोगों को, विल्डर को, किसान को, मजदूर को, तनख्वाहदार तबके को, क्योंकि हुकूमत सब्सिडी दे रही है 30 अरब की। 50 अरब रुपए के अब तक कर्जे दे चुके हैं आम लोगों के लिए। फिर देखें, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इस्लामाबाद के बाद नया शहर बन रहा है, रावी सिटी। इससे हमारा एक तो लाहौर बचेगा, दरिया रावी बचेगा, लाहौर में पानी ऊपर आएगा क्योंकि ब्राजेस बनेंगे, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, एक नया मॉडर्न शहर बना रहे हैं लाहौर को बचाने के लिए। ये कभी किसी ने पहले नहीं किया। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एक लाहौर में हमने शुरू किया है। वॉल्टन एयरपोर्ट जो बिल्कुल जिसको कहते हैं डेड कैपिटल था, आज वहां एक पूरा एक नया बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन रही है दुबई की तर्ज पे, जिससे नौकरियां बनेंगी और लाहौर मॉडर्न लाहौर बनने जा रहा है। नाला लई प्रोजेक्ट पिंडी को आगे बढ़ाने के लिए, मॉडर्न सिटी बनाने के लिए अगले 2 हफ्ते में नाला लई प्रोजेक्ट अनाउंस करूंगा। उसके बाद नौजवानों ये सुनते जाएं, इंडस्ट्री, मुल्क की दौलत तब बढ़ती है जब इंडस्ट्री बढ़ती है। पहली दफा पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हुई है। अभी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नजर आया है कि हर मुश्किलों के बावजूद पाकिस्तान की इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, जिसका मतलब टैक्स बढ़ेंगे, जिसका मतलब नौकरियां आएंगी, जिसका मतलब मुल्क की दौलत में इजाफा होगा। तो ये इसके साथ साथ मैं जो आपको एक सबसे जबरदस्त आज खबर देना चाहता हूं, ये जरा सुने आप। खबर ये है कि 11 सालों से पाकिस्तान के ऊपर एक जुर्माना हुआ था। रेकोडिक एक ऐसी चीज थी कि उसमें पाकिस्तान ने जो हमारा इख्तिलाफ हुए, इंटरनेशनली पाकिस्तान के ऊपर 6 अरब डॉलर का जुर्माना हुआ और वो इंटरेस्ट लग गया। अगर हम आज में आने से पहले साइन करके आए उनके साथ मुआहदा, अगर मैं ये ना करता तो सुन लें जरा आप, 2000 अरब रुपए का इस मुल्क को हर्जाना देना पड़ना था। 2000 अरब। सोचे पख्तूनख्वा का जो सारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितना है महमूद खान? 200 अरब सारा आपका साल का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। 2000 अरब का पाकिस्तान के ऊपर हर्जाना था, हमारा दिवालिया निकल जाना था। 3 साल हमने उनसे बातचीत की और मुझे बड़े फख्र से कहना पड़ता है, आपको अच्छी खबर दे रहा हूं कि आज हमने मुआहदा किया। इससे क्या होगा? पहले तो 2000 अरब रुपए की तलवार चली गई। दूसरा, वो अब आके पाकिस्तान में 9 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, जो इस मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि इससे जो पैसा बलूचिस्तान में आएगा, मुझे खुशी ये है कि बलूचिस्तान पीछे रह गया और अब असल फायदा बलूचिस्तान को होगा। पाकिस्तान को ये फायदा होगा कि हमें डॉलर्स आएंगे, और जो हमें हमेशा IMF के पास जाना पड़ता है क्योंकि डॉलर्स कम हो जाते हैं, इंशाल्लाह अपने पैर पे खड़े होने के लिए
ये बहुत बड़ा कदम आज लिया गया है। उसके बाद इनकी करप्शन की वजह से एक रेंटल पावर का 200 अरब रुपए का हमारे ऊपर हर्जाना हो गया था। अदालत ने फैसला कर दिया था कि पाकिस्तान 200 अरब रुपया दे। मैंने तुर्की के सदर अर्दोगान से बात की। वो तुर्की की कंपनी थी। सदर अर्दोगान से बात की और हमने बैठ के 200 अरब रुपए का जो अदालत ने हमारे ऊपर फैसला कर दिया था, 200 अरब रुपए माफ करवाए, मुल्क को बचाए। फिर सुने मेरे नौजवानों, सुनते जाएं। आप लोग कहते हैं जी क्या कुछ नहीं इन्होंने। मैं तो भी थोड़ी सी आपको चीजें कर रहा हूं क्योंकि आप बड़ी देर के खड़े हुए हैं। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट किए, एक आईपीपीज के साथ और दूसरा कतर के साथ। 10 सालों में हमने अपने मुल्क का 700 अरब रुपया बचाया है। 70 अरब रुपया हर साल का। ये सोचे कि वो अब आपके ऊपर लगेगा बजाय कि वो इन कॉन्ट्रैक्ट्स में जाता। और मैं आज आपके सामने ये मुराद सईद बैठा है। मैं इसको आज आप सबके सामने खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि मेरे जो सहाफी हमारे जबरदस्त है पाकिस्तान में, जरा ये गौर से मेरी बात सुने। फर्क क्या होता है कि जब एक हुकूमत, एक ईमानदार हुकूमत आती है और जो करप्ट हुकूमत होती है, फर्क क्या उसमें होता है? आप और मैं अपने सहाफियों को भी कहूंगा कि एनएचए की वेबसाइट पे चले जाए। आपको एक बहुत बड़ा धचका लगेगा कि जो 2013 में एनएचए ने सड़कों के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, जो 2021 में हमारी हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। अब सोच लें कि 2013 और 2021 में कितनी महंगाई हुई है। तो हमारा तो बहुत महंगे होने चाहिए थे। आपको हैरत होगी कि जो कॉन्ट्रैक्ट 2021 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में साइन हुए, कितना फर्क था। यानी 1 किलोमीटर के ऊपर पता चला है कि 2021 में 24 करोड़ रुपया फी किलोमीटर कम हुआ है 21 में। और इसका जरा आप सोच लेंगे। देखें नौजवानों, मैंने 25 साल पहले करप्शन के खिलाफ जंग शुरू की थी। वो क्यों की थी? अब ये समझ लें, सिर्फ एनएचए के अंदर हमने कैलकुलेट किया है, और कोई भी चेक करना चाहता तो रेट्स लगी हुई हैं एनएचए की वेबसाइट पे, चेक कर ले। इन्होंने सिर्फ 2013 से लेकर 2018 तक सिर्फ सड़कों के ऊपर 1000 अरब रुपया चोरी किया है। 1000 अरब रुपया जो इन्होंने 2013 में सड़कों के रेट दिए थे, वो 2021 में महंगाई के बावजूद हमने कम रेट्स दिए। उसमें अगर फर्क निकालें 1000 अरब रुपए का फर्क है। ये होता है जब एक ईमानदार हुकूमत आती है, अवाम के पैसे बचाती है, अवाम के लिए काम करती है। और उसकी वजह से जितनी इन्होंने 3.5 साल में सड़कें बनाई थी, उससे दुगनी सड़कें हमने बनाई हैं, क्योंकि हमने सस्ती सड़कें बनाई हैं। पैसा हमारे पास बच गया, अवाम का पैसा था, अवाम पे लगा है। और फिर अब बिजली, एक मिनट जरा ये गौर से सुने। सारी दुनिया में तेल की कीमत ऊपर चली गई, पेट्रोल और मैं नहीं कह रहा, पेट्रोल और अब सारी दुनिया में इनकी कीमत ऊपर गई। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने बजाय 20 रुपए कीमत बढ़ाने के 10 रुपए कीमत कम की।
क्योंकि जो हमने ज्यादा टैक्स से पैसा इकट्ठा किया, हमने उससे इस्तेमाल किया अपने अवाम को बोझ कम करने के लिए। आज आप हैरान होंगे, दुबई में जिधर उनकी जमीन से तेल निकलता है, आज पाकिस्तान में जो पेट्रोल है वो दुबई से सस्ता है। हमारा आज जो पेट्रोल है हिंदुस्तान में 70 रुपए ज्यादा महंगा है लीटर। बर्तानिया में 150 रुपए ज्यादा महंगा है। आज पाकिस्तान में 150 रुपए का लीटर है, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी कर रही है। हमने टैक्स से पैसा इकट्ठा करके 5 रुपए यूनिट बिजली आपकी कम की है और 10 रुपए पेट्रोल और फजल रबान को कम किया। अच्छा अब आ जाए, मेरा चैलेंज है, मैं खत्म करने लगा हूं। अब मैं सुने जरा, सुने नौजवानों, थोड़ा मुझे पता आप 11 बजे के बैठे हुए हैं, सुने जरा। मेरा कोशिश ये थी कि मैं पाकिस्तान को मदीना के रियासत के उसूलों पे खड़ा करूं। फलाई रियासत 25 साल पहले मैंने जब पार्टी शुरू की थी, मैंने कहा था कि इस्लामी फलाई रियासत जो कि मदीना के तर्ज पे थी। आज मेरा दावा है कि इस मुल्क की तारीख में किसी ने अवाम के लिए वो काम नहीं किए जो हमारी हुकूमत ने किए। सबसे पहला हेल्थ कार्ड। हमारे जो ये हुक्मरान थे, ये जब मुंह उठाए तो चले जाते थे बाहर, चेकअप करवाने के लिए तो बाहर, इलाज बाहर, सारा टब्बर बाहर। हमने आज वो काम किया है। जो इन लोगों को कभी पता ही नहीं चल सकता, तो इन्हें तो पता ही नहीं कि पाकिस्तान में अस्पतालों का क्या हाल है। पहली दफा, और ये दुनिया में शायद ही किसी मुल्क में हो, हर खानदान को, जो सूबे हमारे साथ हैं, हर खानदान को 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस। लेकिन सिर्फ 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, किसी भी नौजवानों किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। कभी हमारे मजदूरों ने, किसानों ने, कभी गरीब खानदान ने सोचा था कि महंगे से प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके उनका इलाज होगा? आज हो रहा है। आज प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं हमारे गरीब लोग, क्योंकि पहली दफा इस मुल्क की तारीख में हेल्थ इंश्योरेंस आई है। और ये आप देखते रहे, सबसे ज्यादा जरूरी होती है सेहत। और मैंने अपने लोगों की, जब से मैंने सियासत शुरू की थी, मैं ये चाहता था कि एक दिन सबसे पहले मैं अपने मुल्क के लोगों की सेहत, कि मुश्किल वक्त में गरीब खानदान है, घर में बीमारी होगी, बच्चा बीमार है, माँ बाप बीमार हैं, पैसे नहीं है, अब किसी को फिक्र नहीं होगी, क्योंकि आपके घर में 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस होगी। कहीं भी जाके अपना इलाज करवा लें। ये सबसे बड़ी हमारी कामयाबी। फिर पनाहगाह। अब सुने, पनाहगाह, लोग बेचारे मजदूर यहां से जाते थे, बाहर से, देहातों से जाते थे दिहाड़ी करने शहरों में, तो सड़कों के ऊपर सोते थे रात को। सर्दियां हैं, ठंड के अंदर बेचारे सड़कों पर लेटे होते थे कि जी वो किराया अगर देंगे तो पैसे नहीं बचेंगे घर में अपनी बीवी बच्चों को भेजने के लिए मजदूरी के। कभी किसी ने नहीं सोचा कि इनके लिए कोई पनाहगाह बनाए, जाके रात मुफ्त ठहर सके, नहा धो सके, खाना मिले, ताकि जो भी पैसा कमाए वो अपने बीवी बच्चों को भेजे। इंशाअल्लाह पनाहगाह का मैं एक पूरा नेटवर्क बना रहा हूं सारे पाकिस्तान में। जिधर भी मजदूर जाते हैं, उन सारे मजदूरों के लिए हम ठहरने के लिए पनाहगाह शुरू हो गई हैं, बनाते जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह हर जगह, ताकि मेहनतकश
सबसे ज्यादा नौजवानों, सबसे ज्यादा अल्लाह प्यार करता है मेहनत कश से, जो सारा दिन मेहनत करता है और कमा के अपने बच्चों का पेट पालता है। इनकी सबसे पहले मैंने मदद करनी है पनाहगाह सारे पाकिस्तान में बना के। फिर कामयाब पाकिस्तान। अब 20 लाख गरीब खानदानों के लिए पहले तो 20 लाख रुपए सूद के बगैर हम कर्जा दे रहे हैं अपना घर बनाने के लिए। 20 लाख खानदानों, हर खानदान के लिए अपना घर बना सकते हैं। 5 लाख कर्जा मिलेगा, कोई अपनी दुकान खोलें, कोई कारोबार करें किसानों के लिए। हर ये 20 लाख खानदान उधर उन्हीं लोगों के लिए टेक्निकल एजुकेशन एक फर्द को देंगे। हमारी कोशिश है कि नीचे से लोगों को उठाएं जो सबसे दुनिया की रेस में पीछे रह गए हैं। पहली दफा इस मुल्क की तारीख में हम उन लोगों को ऊपर उठाने लगे हैं। और हमारा एहसास का प्रोग्राम है, महंगाई का दौर है, आलमी तौर पे महंगाई आई हुई है। उस महंगाई के दौर में हमारे एहसास का प्रोग्राम है कि 2 करोड़ खानदान को, इसका मतलब पाकिस्तान में 10 करोड़ लोगों को, हम हर खानदान को 30% रियायत दिलवाएंगे चीनी, घी और आटे के ऊपर, कि किसी करियाना की स्टोर में जाके 30% आपको कम मिले ताकि महंगाई का बोझ कम हो। और मैं आखिर में अपने आने वाली नस्लों को बताना चाहता हूं कि पहली दफा है किसी ने पाकिस्तान में अपने आने वाली नस्लों का नहीं सोचा। अब पहली दफा है कि 10-50 साल के बाद 10 बड़ी बड़ी डैम्स बना रहे हैं पाकिस्तान में हम। इससे सस्ती बिजली मिलेगी, पानी के ऊपर बिजली बनेगी, सस्ती बिजली। और दूसरी चीज कि इससे हमारा जो पानी का रिजर्वोयर, पानी के रिजर्व, वो दुगने हो जाएंगे। और ज्यादा जमीन हम काश्त पे लेके आएंगे और ज्यादा इंशाल्लाह अनाज बताएंगे। ये अपने मुस्तकबिल के लिए पहली डैम ममन डैम इंशाल्लाह 2025 में, 2027 के अंदर दासू डैम, 2028 में इंशाल्लाह बादशाह जो सबसे बड़ी डैम बन रही है। मैं आखिरी 3 चीजें, पहली दफा किसी हुकूमत ने अपनी आने वाली नस्लों के लिए मुल्क में शजरकारी शुरू की, मौसम की तब्दीली को की जंग लड़ने के लिए। दुनिया आज पाकिस्तान को समझती है कि जो क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान ने कदम उठाए हैं, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशंस में मिसाल दी पाकिस्तान की कि ये वो मुल्क है जो दुनिया में रास्ता दिखा रहा है अपनी आने वाली नस्लों के लिए। और फिर जो मैं आपके लिए, पख्तूनख्वा के लिए लोगों को खास तौर पे कहना चाहता हूं कि टूरिज्म, ये मेरा आपसे वादा है कि पाकिस्तान को मैं दुनिया का टूरिज्म का सेंटर बनाऊंगा। शुरू कर रहा हूं मैं स्कर्दू से। स्कर्दू इंशाल्लाह दुनिया का स्कीइंग कैपिटल बनेगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। ये वो मुल्क है जिसमें अल्लाह ने इतना कुछ दिया है, लेकिन जो लोग अपनी छुट्टियां सारी लंदन में गुजारे, उनको क्या पता कि पाकिस्तान में अल्लाह ने क्या क्या नेमतें दी हैं। इंशाल्लाह ये अगर कोरोना ना होता तो अब तक जो मैं सोच रहा हूं कि पाकिस्तान टूरिज्म का दुनिया का सेंटर बन चुका होता। इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस मुल्क को दुनिया का सेंटर बनाऊं। और मेरे आपके लिए, सबके लिए आखिर में सुन रहे, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक तालीम का निसाब हम लेके आए हैं 5वीं क्लास तक। इसका क्या मतलब है कि अब तक इंग्लिश मीडियम पैसे वाले बच्चों के लिए, उर्दू मीडियम अवाम के लिए, और फिर दीनी मदरसे वो भी लोगों के लिए, लेकिन अच्छी अच्छी नौकरियां तो इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए थी। हम पहली दफा, ये जो 70 साल पहले होना चाहिए था, पहली दफा इस मुल्क की तारीख में हम एक तालीम का निसाब शुरू कर रहे हैं 5वीं क्लास तक, और फिर इंशाल्लाह इसको ऊपर तक लेके जाएंगे। नाजरीन, आपकी इस सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।